बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के ताहयात कायद वो 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी के बाद अब पाकिस्तान वापस लौटे हैं और मीडिया में यही खबर जो है वो हर तरफ बड़ी गर्म है। और वो जो सहाफ़ी हजरात हैं, चाहे उनका ताल्लुक मेन स्ट्रीम मीडिया से हो या सोशल मीडिया से हो, वो इस हवाले से सरगर्म है। लेकिन जो एक ख़ास बात हुई वो ये हुई कि एक तस्वीर ने गर्दिश की और उस तस्वीर ने सोशल मीडिया पे भी गर्दिश की, ख़ास तौर पे ट्विटर पे भी, और जिन लोगों की जानिब से गर्दिश की मैं आज थोड़ी सी वो असल और क्लियर पिक्चर जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के जितने भी कौमी अखबारात हैं, चाहे वो उर्दू का अखबार हो, चाहे वो अंग्रेज़ी का अखबार हो, जो बड़े बड़े अखबार हैं, जो लोकल रोज़नामा डेली टाइप जो होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बड़े बड़े अखबार जैसे नवाए वक्त है, एक्सप्रेस है, द न्यूज़ है, जंग है, दुनिया है, औसाफ है, वगैरह वगैरह, इन तमाम अखबारात की बात कर रहा हूँ कि इसमें एक ख़बर उसको इस तरह से फैलाया गया कि आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ। और उसके बाद जो फ्रंट पेज था, उस पूरे पेज के ऊपर, वो जो 54 इंच का पेज होता है, उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर थी और पूरा एक इश्तिहार जो है, पूरी एक खबर जो है वो उस पर फैली हुई थी। अब ये जो खबर थी, ये इतनी इसको जगह मिली, बजाय मैं अभी वो बात कर रहा हूँ जो बात ज़बान ज़द आम है। जो असल बात है वो मैं आपको उसके बाद बताता हूँ कि नवाज शरीफ की आमद की खबर को कौमी अखबारात ने इतनी जगह दी कि इवन जंग अखबार को ये लिखना पड़ गया कि अहम खबरों के लिए सफ़ा नंबर 2 मुलायजा फरमाएं, और फिर 3, 4, 5 वगैरह वगैरह। जो पहला वाला सफ़ा था जिस पे शाह सुर्खियाँ होती हैं, उसमें एक ही शाह सुर्खी थी कि आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ। हत्ता कि अंग्रेज़ी अखबार द न्यूज़ के ऊपर भी यही हालात थे। अब इसके ऊपर 3 लोगों ने ट्विटर पे अपने जज्बात का इजहार किया, और उन 3 लोगों में पहला नाम था औरिया मकबूल जान साहब का। औरिया मकबूल जान साहब अमूमन आपको ग़ज़वा हिंद के बारे में बिल्कुल इस तरह से वो ग़ज़वा हिंद को रिपोर्ट करते रहते हैं, आई मस्ट से, कि जैसे वो ग़ज़वा हिंद जो होगा उसके मैदान जंग में खड़े हुए हैं, और वो बाकायदा आपको बताते हैं, और फिर वो दीन फरोशी तारिक जमील के लेवल की करते हैं। और फिर उसके बाद ये है कि वो काफ़ी, उनका एक हल्का अहबाब है जिसके अंदर वो मकबूल भी हैं। तो उन्होंने भी इसको सहाफ़त के माथे पे कलंक का टीका कहा और उसमें बड़ी बड़ी तावीलात पेश की कि देखें जनाब, यानी उनका मेन मौजू ये था कि बिकाऊ मीडिया है, मीडिया बिक गया है, और इतना बिक गया है कि उसने नवाज शरीफ के आने की जो शाह सुर्खी लगाई है वो पूरे एक पेज पे लगाई। दूसरी खबर, एजाजुल हक साहब, ये जो फार्मर डिक्टेटर थे ज़ियाउल हक मरहूम, उनके वो साहबजादे हैं जिन्होंने अपने बाप के इंतकाल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि मैं कभी भी सियासत नहीं करूँगा, लेकिन फिर हमेशा इन्होंने सियासत की और हर आमिर डिक्टेटर, हर सिविल गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, वजारतों के मज़े भी लूटते रहे, और अपनी अलहदा से इनकी एक जमात मुस्लिम लीग ज़िया भी है। लेकिन पिछले दिनों इन्होंने क्या किया कि जब अपनी दाल गलती नज़र नहीं आई तो इन्होंने भी अपने गले में वो पटा डाल लिया जिसका रंग सुर्ख और सब्ज़ है। तो उन्होंने भी इस सहाफ़त को एक बहुत बड़ा जुर्म करार दिया और साफ़ियों को बड़ा मुजरिम करार दिया, और यही तस्वीर शेयर की कि देखें जनाब, पाकिस्तान के बिकाऊ मीडिया ने नवाज शरीफ की आमद पे कितनी बड़ी शाह सुर्खी लगाई है। तीसरा नाम, भरी महफिल में ख़वातीन से भिड़ जाने वाले औरत ज़ात की, मतलब ये सिलसिला तो शुरू हुआ था मारवी सिरमत से। अब मारवी सिरमत के हवाले से मेरे भी जज्बात वही हैं जो ख़ुद खलीलुर रहमान कमर के हैं, लेकिन मारवी सिरमत की आड़ में फिर एक गंदी और घटिया ज़ुबान हर जगह पर इस्तेमाल करने वाले और हसन निसार का दूसरा अक्स जनाब खलीलुर रहमान कमर, उन्होंने तो इंतहा कर दी। उन्होंने सहाफ़त को रंडी करार दे दिया। मतलब मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, मैंने, आप मेरा पिछला पूरा रिकॉर्ड उठा के देखें, मैंने रंडी का लफ्ज़ अपने किसी प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं किया। अब भी जो मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये मेरा लफ्ज़ नहीं है, ये लफ्ज़ खलीलुर रहमान कमर का है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि उस शख्स ने
सहाफत को रंडी कहा, और रंडी किस बुनियाद, यानी जिस्म फरोश औरत का, और जिस्म फरोश औरत उसने किस बुनियाद पे कहा कि उसने नवाज शरीफ के आने की शाह सुर्खी लगाई। अब जब आम बंदा कि जिसका सहाफत से ताल्लुक नहीं है और वो अखबार को सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि उसे इर्द गिर्द के माहौल और मुल्की हालात और गैर मुल्की खबरों तक रसाई हासिल हो जाए, तो वो तो इन तीनों लोगों की बातों में आ जाएगा और वो यही समझेगा कि सहाफत चूंकि रंडी है, मीडिया चूंकि बिकाऊ है, और मीडिया जो है वो पैसे उस पर बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, सरकारी ख़जाना लुटाया जाता है। तो देखें, अब ये बांदी बन गए हैं नवाज शरीफ की, और जब इन्होंने देखा है और चूंकि नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ के लिए वज़ीर आज़म की कुर्सी का रास्ता बिल्कुल साफ है और आने वाले इलेक्शनों में नवाज शरीफ ही को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाएगा, तो ये बिक गए हैं। ये तो एक आम आदमी की सोच है, वो इसलिए कि उसको इस बात की टेक्निकलिटीज नहीं पता। अब ये जो तीनों अफराद हैं, और या मकबूल जान, खलीलुर रहमान कमर और जनाब एजाजुल हक, इनकी हमदर्दियां, इनकी एफिलिएशंस, इनका जो ताल्लुक है वो तहरीक इंसाफ से, और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोपोगेंडा जमात है, जो कि 5th जनरेशन वॉरियर्स हैं, जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जो झूठी खबरें फैलाते हैं, जिन्होंने, अब देखें ना, जिस दिन से उसको बंद किया हुआ है इमरान खान को, तो निस्बतन माशरे में एक सुकून आया हुआ है, वरना तो रोज़ जनाब कौम से खिताब फरमा रहे होते थे। बहरहाल अब भी उससे मंसूब करके बहुत सी खबरें जो हैं वो मार्केट में रोज़ उतारी जाती हैं इन्हीं लोगों की तरफ से, और फिर उसकी जो इंतहा है वो उन भगोड़ों तक जाती है जो मुल्क से बाहर भागे हुए पाकिस्तान के खिलाफ दिन रात ऑल फॉल जो है वो बकते रहते हैं। टेक्निकलिटी ये है कि वो जो शाह सुर्खी जो नवाज शरीफ के आने पे तमाम कौमी अखबारात ने लगाई, वो शाह सुर्खी थी ही नहीं, वो इश्तिहार था, वो ऐड था। अब जिसके पास जितने पैसे हैं वो उतने पैसे दे, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो अखबार में पूरे का पूरा, ये पहली मरतबा तो नहीं हुआ पाकिस्तान में, खुद इमरान खान के दौर में पूरे पूरे पेज के इश्तिहारात जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ, लगते रहे हैं। तो ये इश्तिहार था, ये शाह सुर्खी नहीं थी, ये अखबार वालों ने अपनी तरफ से वेलकम नहीं किया था। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये भी है कि तमाम अखबारों में जिसको शाह सुर्खी कह के इन तीन शयातीन ने आप लोगों तक पहुंचाया और ट्विटर पे बड़े गम और गुस्से का मसनूई इज़हार किया, वो बुनियादी तौर पे इनको मालूम था कि ये शाह सुर्खी है, ये शाह सुर्खी नहीं है, ये इश्तिहार है। लेकिन चूंकि सरासिमगी फैलानी थी, इमरान खान के तलवे दोबारा चाटना मकसूद थे, तो इन्होंने कहा चलो, और फिर उस पर व्यूज़ लेने थे, व्यूज़ लेने के बाद उसमें डॉलर कमाने थे, ट्विटर्स के ऊपर रीट्वीट्स चाहिए थी इनको। तो मैं भी अगर अब यहाँ पे बैठ के इससे अगला प्रोग्राम ये कह के रिकॉर्ड करना शुरू कर दूं, और ये मेरे स्टूडियो में इस तरफ खिड़की है और मैं खिड़की की तरफ कैमरा मोड़ लूं और मैं कहूँ जनाब, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि ये नीचे से मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है कि इमरान खान को रिहा कर दिया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए वो मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं, तो मेरे व्यूज कितने होंगे वो आप जानते हैं। लेकिन मैं व्यूज की खातिर ये कर नहीं सकता और मैं उस 5th जनरेशन वार का हिस्सा बन नहीं सकता। अब आप ये देखें ना कि द न्यूज़ ने भी अगर ये खबर शाह सुर्खी के तौर पे लगाई है तो उन्होंने इसको उर्दू में क्यों छापा? द न्यूज़ तो इंग्लिश अखबार है, तो इंग्लिश अखबार को तो क्या उर्दू का तर्जमा करना नहीं आता? आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, क्या द न्यूज़ वाले ये नहीं जानते? लेकिन उन्होंने उसको उर्दू में इसलिए छापा कि वो शाह सुर्खी नहीं थी, वो पेड कंटेंट था और वो इश्तिहार था। अब सवाल ये पैदा होता है कि पेड कंटेंट क्यों था? भाई अखबारात जो हैं, रसाइल जो हैं, जरीदे जो हैं, वो इश्तिहारात पे चलते हैं। ज़ाहिर है उसके पीछे पूरी टीम होती है, उनके रिपोर्टर्स होते हैं, उनके बड़े खर्चे होते हैं, वो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, वो दुनिया भर से आपको खबरें पहुंचाते हैं, वो फ्री में नहीं मिलती। तो अपने तमाम अखराजात को चलाने के लिए उनके पास जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो इश्तिहारात होते हैं। आपको टेलीविजन पे इश्तिहारात नजर आते हैं, बहुत से काबिल एतराज़ इश्तिहारात भी आपको नजर आते हैं, जिन पे एतराज़ करना ना सिर्फ ये कि आपका बुनियादी हक है बल्कि उनको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन चूंकि उसके पैसे बड़े ठीक ठाक मिलते हैं तो चैनल्स भी उन इश्तिहारात को चला देते हैं। और सवाल यह है कि आज तो कोई भी सियासी जमात इक़्तिदार में है ही नहीं, मुल्क में तो निगरान हुकूमत है, चाहे वो सूबाई सतह पे हो चाहे वो वफाकी सतह पे हो। तो फिर ये पैसे तो जमात ने अपने पास से दिए हैं,
वो तो जमात के फंड से दिए गए हैं। तो अगर जमात के फंड से 1 रुपया दिया गया हो, 1 करोड़ हो या 1 अरब हो, तो फिर किसी को क्या तकलीफ है? तकलीफ तो बुनियादी तौर पे उन इश्तिहारात की होनी चाहिए ना कि जो हुकूमत में बैठ के दिए गए हों। जैसे शहबाज शरीफ की पिछली 16 महीनों की हुकूमत ने 1 या 2 अरब रुपए के इश्तिहारात मुबैना तौर पे दिए थे, वो अपनी जेब से नहीं दिए थे। तो वो तो आवाम का पैसा था, मेरे और आपके टैक्स का पैसा था। और अगर उन्होंने अब अपने पार्टी फंड से दिए हैं तो फिर किसी को क्या मसला है? उनकी पार्टी का कायद दुनिया की नज़र में बहुत बुरा होगा, यूथियों की नज़र में शक्ल भी नहीं देखना चाहते होंगे, लेकिन बहुत से दिलों की धड़कन है, तो उन्होंने बिल्कुल उसको लिखा क्या फिर से संभालो नवाज शरीफ। जब आप नेक्स्ट स्टॉप अडयाला का गाना बना रहे थे, तो गो नवाज गो का नारा जब आपने ईजाद किया था और जब आपने गालियां तक ईजाद करके ज़बान ज़द-ए-आम की थी, उस वक्त आपको कोई लगामे डालने वाला नहीं था, क्योंकि आपका जो लीडर था वो फौज के बूट चाट रहा था, सुबह शाम बूट चाटता था। जब आप इनको बूट पालिशिया और चेरी ब्लॉसम और इस तरह के खिताबात से नवाजते थे, तो सब तो आपको कोई पूछने वाला नहीं था। तो अब अगर उनके चाहने वाले उन्हें ये कहते हैं कि फिर से संभालो नवाज शरीफ, तो फिर आपकी तकलीफ बनती है। लेकिन औरिया मकबूल जान, इजाजुल हक और खलीलुर रहमान कमर की ये बददयानती है, और इस बददयानती पे अब पाकिस्तान का कानून कहाँ खड़ा है? इन पे कोई पूछ पकड़, कोई हिसाब नहीं, कोई इनको जवाब देने वाला नहीं कि कमबख्तो ये तो देखो कि ये शाह सुर्खी कहाँ से आ गई, ये तो इश्तिहार है और तुम लोग जानते हो कि ये इश्तिहार है, और ये अखबारों को चलाने के लिए ऐड, अब जो मर्जी ज़रूरत रिश्ता तक के इश्तिहारात यहाँ पे आते हैं, तलाशे गुमशुदा के इश्तिहार आते हैं, चीज़ों को खरीदने, चीज़ों को बेचने के इश्तिहारात आते हैं, बड़ी बड़ी जो हाउसिंग स्कीम्स हैं जो पाकिस्तान के ज़रई रकबे को खा गई हैं, उनके पूरे पूरे पेजेस के जो इश्तिहारात हैं वो चलते हैं, पूरा पूरा संडे मैगजीन में वो छापते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी एक इश्तिहार था। तो ये थी बुनियादी तौर पे हकीकत उसकी। अब मैंने एक छोटी सी तहकीक की जो बड़ी चश्मकुशा किस्म की है कि ये जो जो बिलतरतीब जो 3 हुकूमतें आई हैं, और बल्कि चौथी हुकूमत आप ये 16 महीने की PDM की हुकूमत भी बना लें, तो इन्होंने बुनियादी तौर पे सरकारी ख़जाने से कितने इश्तिहारात अखबारात को दिए हैं। ये वाले जो इश्तिहार हैं जिसके बारे में प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये तो PMLN ने खुद दिए हैं। कहाँ से दिए हैं, कैसे दिए हैं, वो चंदा दिया है, किसी बंदे ने दिया है, किसी स्पॉन्सर ने दिया है, वो कम अज़ कम गवर्नमेंट के ख़जाने से, मेरे और आपके टैक्स के पैसे से नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी के दौर में जो 2008 से 2013 का था, 945 मिलियन रुपए के इश्तिहारात 5 सालों में मीडिया को दिए गए थे। इस फिगर को नोट करते जाइएगा। पीपल्स पार्टी के दौर में, आई रिपीट, 945 मिलियन रुपए के इश्तिहारात 5 सालों में मीडिया को, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब शामिल हैं, वो दिए गए थे। फिर 2013 से लेकर 2018 तक का जो 5 साल का दौर था, जो मुस्लिम लीग नून का दौर था, जिसमें नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था और फिर शाहिद खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, उसमें 1250 मिलियन रुपए के इश्तिहारात 5 सालों में मीडिया को दिए गए थे। 1250 मिलियन पीपल्स पार्टी के, 945 मिलियन 5 साल के, और नवाज शरीफ के या PMLN के 1250 मिलियन रुपए के इश्तिहारात 5 साल के। उसके बाद रियासत मदीना आ गई थी, साफ चली, शफाफ चली, जिसके टटपूंजिए और जिसके मरासी और जिसके भांड ये तीनों हैं, ये खलीलुर रहमान कमर, ये इजाजुल हक और या मकबूल जान। इनके अब्बा जी के दौर में, यानी इमरान खान के दौर में, जो कि पूरे 4 साल का नहीं दौर था, इमरान खान ने अपनी हुकूमत 4 साल भी मुकम्मल नहीं की, 2,500 मिलियन यानी 2500 मिलियन के इश्तिहारात दिए गए थे। ये मैं आपको बिल्कुल तहकीक करके फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूं। उनके 5-5 सालों के ये थे और इनके ये। फिर उसके बाद यानी इमरान खान ने तकरीबन 3.25 साल में 2500 मिलियन के अवाम के टैक्स का पैसा, जो वो कहता होता है ना, मेरे और आपके टैक्स का पैसा है, किसी के बाप का पैसा है, तो चूंकि इमरान खान के बाप का पैसा तो नहीं था, लेकिन इमरान खान ने अपने बाप का पैसा ना होने के बावजूद 2500 मिलियन रुपए, 1 मिलियन 10 लाख रुपए के बराबर होता है, तो कैलकुलेटर निकाल लें, वो दिए थे। दूध के धुले कोई नहीं, मैंने सबसे पहले आपको पिछलों का बताया। उसके बाद फिर
ये जो 16 महीने की हुकूमत थी, इन्होंने भी 2 अरब रुपए के इश्तिहारात जो हैं वो दिए हैं। तो ये है इश्तिहारात की असल। तो ये किस मुंह से ये कह रहे हैं कि ये इश्तिहारात जो हैं वो इश्तिहारात तमाम कौमी अखबारात ने दिए हैं? इनको पता है जो बात इन्होंने की है उसकी असलियत ये जानते हैं, उसका जवाब इनके पास है। तो सिर्फ आप ये देखिए कि फितने के इस दौर में, चाहे वो सियासत के हवाले से हो, चाहे वो दीन के हवाले से हो, चाहे वो फिरका बंदी के हवाले से हो, तहकीक कर लेनी चाहिए, बात की तह तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि यही वो 5th जनरेशन वार है जो इस तरीके से। ये भी एक फेक न्यूज़ है ना जी, ये एक फेक न्यूज़ है कि इश्तिहार को अखबार की शाह सुर्खी बना के ये तासुर देने की कोशिश की गई कि गवर्नमेंट के ख़जाने से नवाज शरीफ का इस्तकबाल के लिए अरबों या खरबों रुपया लगाया गया, जबकि ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। ऐसी कोई भी बात जो है वो हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। दूसरी चीज़ कि फौजी अदालतों ने एक फौजी अदालतों के हवाले से, जो फौजी अदालतों में ख़ास तौर पे 9 मई के मुल्ज़मान का जो ट्रायल है वो चल रहा था, उसके हवाले से कल एक फैसला है। मैं थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाना चाहता हूँ। ये एक्ट जो है पीनल कोड का, ये 1952 का है, जब अयूब खान की हुकूमत थी। 1952 का एक्ट है। 1952 का एक्ट ये इसलिए, आपको याद होगा, यही रावलपिंडी में ये जो पिंडी कचहरी के साथ प्रेसिडेंसी है, जब अभी इस्लामाबाद का जन्म नहीं हुआ था, तो इसके बाहर सड़क पे अयूब कुत्ता के नारे लगवाए गए थे। तो उसके बाद फिर ज़रूरत महसूस की गई कि वो लोग जो फ़ौजियों पे या फ़ौजी तनसीबात पे या फ़ौजी रैंक्स के ऊपर इस तरह से हर्जा सराई करें, तो उनका कला कमा कैसे किया जाना चाहिए। तो उसके लिए जो कानून बनाया गया था वो था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल। अब फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल तो होता ही चला आ रहा है, और इवन खुद जनाब इमरान खान के दौर में, जब पीटीआई की रियासत मदीना यहाँ पे थी, तो सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ है। लेकिन चूंकि वो इमरान खान के हक और बाकी लोगों के खिलाफ था, तो उस वक्त वो जायज़ था, वो हलाल था। अब वो हराम। मैं ज़ाती तौर पर सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल का कायल नहीं। उसकी वजह यह कि हमारे यहाँ सिविल अदालतें मौजूद हैं। अब मसला बुनियादी तौर पे क्या है, क्योंकि सिविल अदालतों का जो हाल है, अदलिया और उज़्मा की जो हालत है, जितनी जो ट्रकों वाली बातें हैं, जो ऑडियोज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं, जो एक बंदा केस दायर करता है इंसाफ के लिए, दरवाज़ा खटखटाता है, फिर उसका बेटा, फिर उसका पोता, फिर उसका पड़पोता तक फैसले के इंतज़ार में रहते हैं। जहाँ जनरल मुशर्रफ के मर जाने के 1 साल के बाद ये फैसला किया गया कि उन्हें इजाज़त देनी चाहिए इंतखाबात लड़ने की या नहीं। तो ये है वो बुनियादी बात कि जिसकी बुनियाद पे, चूँकि सिविल अदालतों के निज़ाम में बहुत ज़्यादा इस्लाहात की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में जिन चीज़ों में इस्लाहात की फौरी ज़रूरत है, वो पुलिस का निज़ाम है, वो अदालती निज़ाम है, वो ब्यूरोक्रेसी की करप्शन है। ये 3 टॉप प्रायोरिटीज़ हैं। उसके बाद फिर आगे तो आवे का आवा ही जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो ये है वो बुनियादी वजह जिसकी बुनियाद पे ये कानून बनाया गया था, और इस वजह से इसको यहाँ फौजी अदालतों में चाहिए, क्योंकि वो तो टक टक टक, वो तो रोज़ाना की बुनियाद पे करके तो चंद दिनों में, 15-20 दिन में फैसला कर देते हैं। लेकिन अब एक पैनल बिठाया गया जिसमें हम ख्याल जजेस खास तौर पे, एक जो थे वो हम ख्याल नहीं थे, जस्टिस याया अफरीदी, बाकी 3 हसीन चेहरे, जनाब एजाजुल एहसन, उनके साथ मुनीब अख्तर, उनके साथ मुजाहिर अली अकबर नकवी अल मारूफ ट्रक वाले, और जस्टिस आयशा मलिक वो थे। तो उन्होंने इस बात को कलअदम करार दे दिया कि सिविल जो मुल्ज़मान हैं उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया जाए, और इसका हुक्म जारी कर दिया गया। तो अब होगा ये, एक तो ये होगा कि ये जाएंगे वहाँ, अब ये फ़ौजी अदालतों में शिफ्ट हो जाएगा, एक पिक्चर ये है। और जब फ़ौजी अदालतों से जब ये सिविल में शिफ्ट होगा, तो फ़ौजी अदालतों में इन पे जो दफ़ा लगाई गई थी, उसमें 7 साल कैद थी। अब यहाँ पे यूथी अपना सर पीटे, वो जो नाच रहे हैं और मिठाई खाने के चक्रों में, वो अब अपना सर पीटे। सर इस बुनियाद पे पीटे कि जो खुशियां मनाई जा रही थी कि हम बच गए और हम फौजियों से बच गए, वहां तो मैक्सिमम सजा 7 साल की थी, और चालान चूंकि आपका सिविल अदालतों में मुकम्मल हो चुका है, यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 15 साल है, और यहाँ पे सजाए मौत और उम्र कैद भी है। तो अगर एक फेयर ट्रायल सिविल अदालत में हो गया, तो आप तो सारे मारे जाएंगे,
वहां तो फिर भी 7 साल बाद आपने बाहर आ जाना था। एक तो ये पिक्चर है। दूसरी पिक्चर ये है कि इसके खिलाफ अपील होगी, और उस अपील में जान डालने के लिए 1952 से लेकर 2023 तक के वाकयात बतौर सबूत, बतौर हवाला मौजूद हैं। तो उसके खिलाफ जरूर अपील में जाया जाएगा और इसको दोबारा से बहाल करवाया जाएगा। लेकिन उसका फैसला क्या होगा, ज़रा मैं उस हवाले से कुछ नहीं जानता। लेकिन अपील में बाहर आ जाए, अगर अपील होगी और फैसला दोबारा फौजी अदालतों के हक में आ गया, तो फिर तो मामला वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगा जहां पे रुका हुआ है। लेकिन अगर अपील में वो हार जाते हैं, या लेट्स सपोज के अपील ही नहीं करते, तो उसके बाद जो सिविल अदालतें हैं वो तो टांग भी सकती हैं। फौजी अलबत्ता टांगने वाली जो दफात हैं वो उसमें शामिल नहीं थी। ये है जनाब सियासी मंजरनामा। आज अब अल्लाह की शान है कि वही मोहम्मद बशीर साहब, वो जो पहले दौड़ें लगी होती थी, ये एहतसाब अदालत के जज उस ज़माने में थे और जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल भी किया था, बड़े मशहूर थे कि व्हाट्सएप के ऊपर ही फैसला रिसीव करके सुना देते हैं। बहरहाल, तो आज मरी से नवाज शरीफ साहब चले तो बाकायदा उन्हें टाइम दे दिया गया कि जनाब ठीक है, आप जनाब 1 बजे आ जाएं, 1:30 बजे आ जाएं, 2 बजे आ जाएं। बिल्कुल ऐसे जैसे बंदयालवी जजेस जो थे, और जो बंदयाल खुद था, और जो साकिब नासूर था, वो अपने उस लाडले को गाड़ियाँ शाड़ियाँ भिजवाते थे, गुड टू सी यू कहते थे, रेस्ट हाउसेस देते थे, गाड़ी के अंदर ही आके सिग्नेचर करवा लेते थे। वो जो वहाँ पाला गया था वो अब नया पाला जा रहा है। दस्ते शफकत पहले उस पे था, अब वो अडयाला में है। और अब नवाज शरीफ के ऊपर है। और इससे पहले ये दस्ते शफकत जो है वो नवाज शरीफ अडयाला में था, और नवाज शरीफ अटक जेल में भी था, और ये सारा कुछ यहाँ था। तो हम फितने के दौर में बुनियादी तौर पे जी रहे हैं। अखबार के इन तराशों के ऊपर इन स्याह और मकरूह चेहरों, और या मकबूल जान और खलीलुर रहमान कमर जैसे, जिस मुल्क के अंदर खलीलुर रहमान कमर और हसन निसार सहाफ़ी हों, तो फिर उस मुल्क की किस्मत को आप रोएं या हंसें या अपना सर पीटे, दीवार में टकरे मारें। जहां इरशाद भट्टी जैसे तज्जिया निगार हो, जहां अयाज अमीर जैसे तज्जिया निगार हो, जहां चौधरी गुलाम हुसैन जैसे साबका कबाड़िए सारा दिन बकवास करते फिरते हों, जहां हारून रशीद, जिसको साफ्ती हलकों में उस्ताद कुप्पी इस वजह से कहा जाता है कि वो टुन रहता है 24 घंटे, वो हमारे थिंक टैंक हो, तो वहां पे फिर जो सहाफत जन्म लेती है वो यही होती है कि इश्तिहार को शाह सुर्खी बना दिया जाता है। ये जो येलो जर्नलिज्म है ये पूरे पाकिस्तान में है, चाहे वो नवाज शरीफ के हवाले से हो, चाहे इमरान खान के हवाले से हो, और मरवाया इन सब को ज्यादातर इन्होंने है। ये जो मशवरे देने वाले थे, नवाज शरीफ को भी यही मरवाते हैं, इमरान खान को भी यही मरवा गए, वरना अपनी ज़ात में तो शायद वो मुल्क के लिए मुखलिस था। इमरान खान मुल्क के लिए अपनी ज़ात में मुखलिस था, लेकिन उसके आसपास वाले देखें कैसे मरवाया उन्होंने। लेकिन अब हम उसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन अवाम को कम से कम खबर को सुनने से पहले और उसको रीट्वीट करने से पहले या उसको फॉरवर्ड और शेयर करने से पहले थोड़ा सा उस पर गौर ज़रूर कर लेना चाहिए। आज आज नवाज शरीफ साहब को अदालत से रिलीफ मिल जाएगा, ज़ाहिर है अब उनके लिए मैदान साफ है और वो अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। ये तमाशा चलता रहेगा और हम इस तमाशे को आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।